दोस्तों आज हम लोग बीपीएससी घटनाचक्र का 69 बीपीएससी का पीवाई को डिस्कस कर रहे हैं, जिसमें आज ये हमारा पार्ट 2 होगा। तो आइए चलिए देखते हैं। पिछले पार्ट में हम लोग 54 नंबर क्वेश्चन तक पहुंचे थे। आज उसके आगे डिस्कस करेंगे, देखते हैं। और जैसा हो आप कमेंट बॉक्स में हमको बताइए कि ये समझ नहीं आ रहा है, तो उसको और डिस्कस करने की कोशिश करेंगे। हम लोग इस क्वेश्चन से डिस्कस करना स्टार्ट करते हैं। इंडिका का लेखक कौन था? तो इसके ऑप्शन हो जाएगा बी, मेगास्थनीज। जिसके बारे में देखते हैं। मेगास्थनीज की पुस्तक इंडिका में पाटलिपुत्र के नगर प्रशासन का वर्णन मिलता है। इसके अनुसार पाटलिपुत्र नगर प्रशासन 30 सदस्यों की विभिन्न समितियों द्वारा होता है। इसकी कुल 6 समितियाँ होती थीं तथा प्रत्येक समिति में 5 सदस्य होते थे। समिति का कार्य बिक्री कर वसूल करना था। विक्रय कर मूल्य के 10वें भाग के रूप में वसूल किया जाता था। करों की चोरी करने वालों को मृत्युदंड दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मेगास्थनीज जो था, तो इसका ऑप्शन ए हो जाएगा सेल्यूकस निकेटर का। तो मेगास्थनीज सेल्यूकस निकेटर द्वारा चंद्रगुप्त मौर्य की राज्यसभा में भेजा गया यूनानी राजदूत था। इसके पूर्व यह आराकोसिया के क्षत्रप के राज दरबार में सेल्यूकस का राजदूत रह चुका था। मेगास्थनीज ने काफ़ी समय तक मौर्य दरबार में निवास किया और भारत में उसने जो कुछ भी देखा सुना उसे अपने इंडिका नामक अपने ग्रंथ में उल्लिखित किया। अगला क्वेश्चन, अंतिम मौर्य सम्राट कौन था? इसका ऑप्शन हो जाएगा डी, बृहद्रथ। तो अंतिम मौर्य शासक बृहद्रथ था। बृहद्रथ की हत्या इसके सेनापति पुष्यमित्र शुंग ने की। इसके बाद उसने शुंग वंश की स्थापना की। अगला क्वेश्चन देखेंगे, किस अभिलेख में रुद्रदामन प्रथम की विभिन्न उपलब्धियां वर्णित है? तो इसका ऑप्शन ये हो जाएगा जूनागढ़ अभिलेख। गुजरात के जूनागढ़ से रुद्रदामन का एक अभिलेख प्राप्त हुआ। यह जिस शिला पर उत्कीर्ण है उसी पर अशोक के 14 प्रज्ञापनों की एक प्रति का एक तथा स्कंदगुप्त के 2 लेख का भी उल्लेख है। यह विशुद्ध संस्कृत भाषा तथा ब्राह्मी लिपि में लिखा गया है। इसमें रुद्रदामन की वंशावली, विजयों, शासन, व्यक्तित्व आदि पर सुंदर प्रकाश डाला गया है। यह अभिलेख अब तक प्राप्त संस्कृत अभिलेखों में सबसे प्राचीन अभिलेख है। अगला क्वेश्चन है, कैलाशनाथ मंदिर किस वंश ने और किस राज्य में बनवाया था? तो इसका ऑप्शन हो जाएगा सी, पल्लव, तमिलनाडु। कैलाशनाथ मंदिर कांचीपुरम तमिलनाडु में स्थित है और इस मंदिर का निर्माण पल्लव द्वारा कराया गया था। अगला क्वेश्चन है, सही मिलान करना है। तो कौटिल्य किस पुस्तक के लेखक थे? तो अर्थशास्त्र। कौटिल्य अर्थशास्त्र, पाणिनि अष्टाध्यायी, कालिदास कुमार संभव, कामंदक नीतिसार। तो इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए का 2। तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा इसका। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित राजाओं में जिसका जैन धर्म के प्रति भारी झुकाव था, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा सी, खारवेल। कलिंग का चेदी वंशीय शासक खारवेल प्राचीन भारतीय इतिहास के महानतम सम्राटों में से एक था। उड़ीसा प्रांत के भुवनेश्वर से 3 मील की दूरी पर स्थित उदयगिरी पहाड़ी की हाथी गुम्फा से उसका एक बिना तिथि का अभिलेख प्राप्त हुआ है। यह अभिलेख खारवेल का इतिहास जानने का एकमात्र स्रोत है। इसका जैन धर्म के प्रति अधिक झुकाव था और हाथी गुफा अभिलेख प्राकृत भाषा में है। अगला क्वेश्चन है, कलिंग नरेश खारवेल का संबंध था। इसका ऑप्शन हो जाएगा ई, उपरोक्त में से कोई नहीं आई। कलिंग के चेदी राजवंश का संस्थापक महामेघवाहन नामक व्यक्ति था और इस वंश का नाम महामेघवाहन वंश भी पड़ा है। इस वंश का सर्वाधिक शक्तिशाली शासक खारवेल हुआ और खारवेल के इतिहास का अध्ययन का एकमात्र साधन हाथी गुफा अभिलेख था। अगला क्वेश्चन है, प्राचीन भारत का नेपोलियन किसे कहा गया? तो इसका ऑप्शन हो जाएगा डी, समुद्रगुप्त। इतिहासकार विंसेंट स्मिथ ने अपनी रचना अर्ली हिस्ट्री ऑफ इंडिया में समुद्रगुप्त की वीरता एवं विजयों पर मुग्ध होकर उसे भारत के नेपोलियन की संज्ञा दी। समुद्रगुप्त के विजयों का वर्णन प्रयाग प्रशस्त में मिलता है और इसके लेखक हरिसेन थे। अगला क्वेश्चन, गुप्त सम्राट जिसने हुणों को पराजित किया था, तो इसका ऑप्शन है सी, स्कंदगुप्त। हुणों का पहला आक्रमण, भारतीय आक्रमण गुप्त सम्राट स्कंदगुप्त के शासनकाल में 455 ईसा पूर्व में हुआ था और स्कंदगुप्त के हाथों वे बुरी तरह परास्त हुए। यूएस राय के अनुसार इस हुण का आक्रमण का नेता खुशनिवास था।
यह आक्रमण एक धावा मात्र रहा और देश के ऊपर इसका कोई तात्कालिक प्रभाव नहीं पड़ा, किंतु परोक्ष रूप से इसने गुप्त साम्राज्य के पतन की गति को तेज कर दिया। स्कंदगुप्त के मृत्यु के बाद 5वीं शताब्दी के अंत तक 6ठी शताब्दी के प्रारंभ में उत्तर पश्चिम के कई क्षेत्रों पर हुणों ने कब्जा कर लिया। अगला क्वेश्चन देखते हैं, किस प्रकार की भूमि को अपराहत कहा जाता है? इसका ऑप्शन है बिना जोती हुई जंगली भूमि। बिना जोती हुई भूमि या वह भूमि जिस पर खेती न की गई हो और अपराहत भूमि कहा जाता है। यह गुप्तकालीन राजस्व व्यवस्था का एक पद था। चीनी यात्री संयुगन ने भारत की यात्रा की थी, तो इसका ऑप्शन है 515 से 520 ईसा पूर्व। चीनी यात्री संयुगन 518 ईस्वी में भारत आया और इसने अपने 3 वर्षों की यात्रा में बौद्ध धर्म की प्रतियां एकत्रित की थी। अगला क्वेश्चन, हर्षवर्धन के शासनकाल में किस चीनी यात्री ने भारत की यात्रा की? हर्षवर्धन हुएनसांग। हर्षवर्धन के समय सर्वप्रमुख घटना चीनी यात्री हुएनसांग के भारत आगमन की है। इसकी उत्कृष्ट अभिलाषा महात्मा बुद्ध के चरण चिन्हों का प्रवित किए गए स्थानों को देखना, पवित्र बौद्ध ग्रंथों का अध्ययन करना, जो उन दिनों भारत में सुलभ थे। इस उद्देश्य की पूर्ति हेतु उसने तांग शासकों की राजधानी चंगुन से भारतवर्ष के लिए 629 ईसा पूर्व प्रस्थान किया और अपनी भारत यात्रा के ऊपर उसने एक ग्रंथ लिखा जिसे शिवकी कहा जाता है। अगला क्वेश्चन, कल्हड़ की राजतरण कल्हड़ का पुस्तक का नाम क्या है? कल्हड़ अर्थात किसकी पुस्तक है? इसका ऑप्शन हो जाएगा डी, राजतरंगिणी। कल्हड़ ने राजतरंगिणी में कश्मीर का इतिहास लिखा और इस ग्रंथ की रचना कल्हड़ ने जयसिंह के शासनकाल में पूर्व किया। चंद्रगुप्त मौर्य के प्रधानमंत्री चाणक्य ने राजनीति शास्त्र पर प्रसिद्ध ग्रंथ अर्थशास्त्र की रचना की। अगला क्वेश्चन देखते हैं, ओदनपुर शिक्षा केंद्र निम्न में से किस राज्य में स्थित है? तो ओदनपुर बिहार में स्थित है। ओदनपुर, जिसे उदनापुर भी कहा जाता है और प्राचीन काल में एक प्रमुख शिक्षा केंद्र था, यह बिहार राज्य में उपस्थित था और इसकी स्थापना पाल वंश के प्रथम शासक गोपाल ने की थी। अगला क्वेश्चन, कर्नाट वंश का संस्थापक कौन था? तो इसका ऑप्शन है नानदेव। कर्नाट वंश के संस्थापक नानदेव 1097 से 1098 ईसा पूर्व में थे। वे एक महान योद्धा थे। नानदेव ने कर्नाट की राजधानी सिमरावगढ़ को बनाया। कर्नाट वंश का शासन 1097 से 1325 मिथिला का स्वर्णयुग कहलाता है। कर्नाट वंश का अंतिम शासक कौन था? तो इसका ऑप्शन है हरिसिंह। कर्नाट वंश के अंतिम शासक हरिसिंह देव थे और ये कला और साहित्य के संरक्षक थे। इन्होंने पंजीकरण व्यवस्था की शुरुआत की थी। अगला क्वेश्चन, किस काल में अछूत की अवधारणा स्पष्ट रूप से उद्धृत हुई थी? तो इसका ऑप्शन हो जाएगा डी, धर्मशास्त्र के समय। धर्मशास्त्र के समय 4 वर्णों ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र के अतिरिक्त समाज में अन्य अनेक जातियां तथा अंबष्ट, उग्र, निषाद, मगध, वैदेहक, व्रतकार आदि का आविर्भाव अनुलोम एवं प्रतिलोम विवाहों में फलस्वरूप हो गया। पाणिनि ने 2 प्रकार के शूद्रों का उल्लेख किया, पहला है निर्वसित, दूसरा अनिर्वसित। इनमें पहले प्रकार के शूद्र ही अस्पृश्य माने जाते थे। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। कनिष्क के शासनकाल में बौद्ध सभा किस शहर में आयोजित की गई? तो कनिष्क का हो जाएगा कुंडलवन, कश्मीर। इसका एक ट्रिक है RBP के आर से हो गया राजगृह, बी से वैशाली, पी से पाटलिपुत्र, के से कुंडलवन। तो इसके संस्थापक में ट्रिक है आजकल अशोक, आज से आजाशोक, के से कालाशोक, अशोक से अशोक, का से कनिष्क। ठीक दोस्तों, नेक्स्ट आगे देखते हैं। बौद्ध धर्म की चौथी और अंतिम संवेद का कुषाण वंश के शासक कनिष्क के राज दरबार में हुआ। ये कहाँ पर हुआ? तो कश्मीर के कुंडलवन में। इसकी अध्यक्षता वसुमित्र ने की थी। अशोक इसके उपाध्यक्ष थे। यहाँ बौद्ध ग्रंथों का कठिन अंशों पर सम्यक विचार किया गया और प्रत्येक पिटक पर भाष्य लिखे गए। कनिष्क ने इन्हें ताम्रपत्र पर खुदवाकर एक स्तूप में रखवा दिया। त्रिपिटक में लिखे गए इन्हीं भाष्यों को विभाषा शास्त्र कहा जाता है। उल्लेखनीय है कि पहली बौद्ध संगीत बुद्ध की मृत्यु के तत्काल बाद राजगृह की शतपर्णी गुफा में हुई और इस समय मगध का शासक अजातशत्रु था।
इसकी अध्यक्षता महाकश्यप ने की और द्वितीय बौद्ध संगीत काल अशोक के शासनकाल में बुद्ध की मृत्यु के लगभग 100 वर्षों के पश्चात हुई और इसके अध्यक्ष आचार्य सर्वकामी अर्थात सर्वकामनी थे। प्रथम बौद्ध संगीत के अध्यक्ष कौन थे? तो प्रथम बौद्ध के संगीत के अध्यक्ष महाकश्यप थे। अगला क्वेश्चन, भगवान बुद्ध के महापरिनिर्वाण के बाद पहली बौद्ध संगीत की कहाँ हुई थी? तो इसका ऑप्शन हो गया राजगिरा। प्रथम बौद्ध सभा कहाँ आयोजित की गई? तो राजगिरा। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, बुद्ध ने जीवन की 4 महत्वपूर्ण घटनाओं और उनके संबंध 4 स्थानों का नीचे उल्लेख है और इसको सही सुमेलित करना है। तो गौतम बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था? तो लुम्बिनी। ज्ञान की प्राप्ति बोध गया, प्रथम वचन सारनाथ, निधन कुशीनगर। इसका ऑप्शन हो गया ए का सी, ए का 3, ऑप्शन नंबर सी। महात्मा बुद्ध का जन्म 563 ईसा पूर्व में कपिलवस्तु के समीप लुम्बिनी वन में हुआ था। बोध गया में वैशाख पूर्णिमा की रात को उन्हें ज्ञान प्राप्त हुआ। काशी के ऋषि पद्म सारनाथ में उन्होंने प्रथम उपदेश अर्थात धम्म चक्र प्रवर्तन दिया। एवं कुशीनगर में उनका निधन हुआ, जिसे बौद्ध साहित्य में महापरिनिर्वाण कहा गया। बोध गया में किसे ज्ञान की प्राप्ति हुई? महात्मा बुद्ध को। बोध गया में महाबोधि मंदिर बनवाया गया, जहाँ गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। बोध गया में 6 वर्ष की साधना के पश्चात 35 वर्ष की आयु में महात्मा बुद्ध को वैशाख पूर्णिमा की रात को एक पीपल के वृक्ष के नीचे ज्ञान प्राप्त हुआ। इस स्थल पर मंदिर का निर्माण सम्राट अशोक ने 3री शताब्दी BC में प्रारंभ किया, परंतु इसका वर्तमान स्वरूप 5वीं-6ठी शताब्दी में निर्मित हुआ। यह मंदिर पूरी तरह ईंटों से निर्मित है और वर्ष 2002 में यूनेस्को के द्वारा इसे विश्व धरोहर स्थल में शामिल किया गया। गौतम बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश कहाँ दिया था? इसका ऑप्शन है बी, सारनाथ। अगला देखते हैं, गौतम बुद्ध को एक देवता का स्थान किस राजा के युग में प्राप्त हुआ? इसका ऑप्शन है बी, कनिष्क। कनिष्क के शासनकाल में संपन्न चतुर्बौद्ध संगीत बौद्ध धर्म एवं हीनयान एवं महायान नामक 2 स्पष्ट और स्वतंत्र संप्रदायों में विभक्त हो गया। महायान शाखा में बुद्ध को देवता माना गया तथा उनकी पूजा की जाने लगी। इसी के साथ अनेक बुद्ध शत्रुओं की भी पूजा प्रारंभ हुई। अगला क्वेश्चन है, ईसा पूर्व 6ठी शताब्दी में विश्व की प्रथम गणतांत्रिक व्यवस्था कहाँ स्थापित हुई? इसका ऑप्शन है ए, वैशाली में। ईसा पूर्व 6ठी सदी में विश्व की प्रथम गणतंत्रात्मक व्यवस्था वैशाली में थी। वस्तुतः 6ठी सदी में जहाँ महाजनपदों में राजतंत्रात्मक शासन व्यवस्था थी, वहीं वज्र तथा मल्ल नामक 2 राज्यों में गणतंत्रात्मक शासन व्यवस्था प्रचलित थी। वज्र 8 राज्यों का एक संघ था, जिसमें वैशाली के लिच्छवी सर्वाधिक शक्तिशाली थे। अगला क्वेश्चन, 16 महाजनपदों की सूची उपलब्ध है, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा बी, अंगुत्तर निकाय। बौद्ध ग्रंथ अंगुत्तर निकाय में 16 महाजनपद की सूची उपलब्ध है। इन्हें 16 महाजनपद कहा गया है। पहला है अंग, दूसरा मगध, काशी, कौशल, वज्र, मल्ल, चेदी, वत्स, कुरु, पांचाल, मत्स्य, सूरसेन, अश्मक, अवंती, गांधार, कंबोज। तो इसमें बिहार में 3 थे, अंग, चंपा, मगध, राजगिरा और एक था, उसमें क्या बोलते हैं, अंग, चंपा, वज्जी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना का युग है, इसका ऑप्शन है से गुप्त। नालंदा एक विख्यात बौद्ध पीठ एवं विश्वविद्यालय था। यह दक्षिणी बिहार में राजगीर के निकट स्थित था। इसके ध्वंसावशेष बड़ा गांव ग्राम में दूर तक आज भी बिखरे पड़े हैं। 5वीं शताब्दी के मध्य गुप्तों के समय में नालंदा विश्वविद्यालय अस्तित्व में आया। सर्वप्रथम कुमारगुप्त प्रथम नालंदा बौद्ध विहार को दान दिया और बाद में बुद्धगुप्त, तथागत गुप्त तथा बालादित्य नामक गुप्त शासकों ने भी इस विहार को दान दिया। नालंदा विश्वविद्यालय किस विश्व में प्रसिद्ध था? तो इसका ऑप्शन हो जाएगा सी, बौद्ध धर्म दर्शन। बौद्ध दर्शन के अध्ययन के लिए विश्व प्रसिद्ध था। उसी अध्ययन के लिए चीनी यात्री हुएनसांग आया था। मध्यकालीन भारत में मनसबदारी व्यवस्था क्यों लागू की गई थी? इसका ऑप्शन है सैनिकों की सुगमता से भर्ती है। मनसबदारी व्यवस्था एक विशिष्ट प्रशासनिक व्यवस्था थी, जिसका प्रचलन मुगल शासक अकबर द्वारा किया गया था। मनसब द्वारा 3 बातें निर्धारित की: पदाधिकारी का वरीयता क्रम,
वेतनमान और सैनिक उत्तरदायित्व। सैनिक उत्तरदायित्व में मनसबदार को अपने मनसब के अनुसार सैनिकों को रखना पड़ता था। इस व्यवस्था से राज्य ने सैनिकों के प्रत्यक्ष भर्ती और रखरखाव के उत्तरदायित्व मनसबदारों पर डाल दिया था, जिसके बदले में मनसबदार को नगद या जागीर प्रदान की जाती थी। अगला क्वेश्चन है कथन और कारण। 12वीं शताब्दी के अंत तक नालंदा महाविहार का पतन हो गया। और कारण आर, महाविहार को राजकीय पैसे मिलना बंद हो गया था। तो आर दोनों सही है। आगे देखते हैं। नालंदा में एक विश्वविख्यात बौद्ध पीठ है, विश्वविद्यालय था। यह दक्षिणी बिहार में राजगीर, वर्तमान में राजगीर के निकट स्थित था। 5वीं सदी के मध्य गुप्तों के समय में नालंदा स्थित था। विश्वविद्यालय अस्तित्व में आया 12वीं सदी के अंत तक। मुस्लिम आक्रमण के फलस्वरूप महाविहार का पतन हो गया। बंगाल के पाल शासकों द्वारा विक्रमशिला विश्वविद्यालय को संरक्षण देने के फलस्वरूप नालंदा का महत्व घटने लगा। अगला क्वेश्चन, प्रथम मगध साम्राज्य का किस शताब्दी आया? तो ईसा पूर्व के 6ठी शताब्दी में प्रथम मगध साम्राज्य का पहला महत्ता का वास्तविक संस्थापक बिम्बिसार लगभग 544 ईसा पूर्व से 492 ईसा पूर्व था। मगध उत्कर्ष ईस्वी की 6ठी शताब्दी में हुआ। अगला क्वेश्चन, मगध की राजधानी कौन थी? तो इसका ऑप्शन बीपीएससी में डाउटफुल माना है। मगध की आरंभिक राजधानी ग्रीवज थी। बाद में उदयन ने पाटलिपुत्र को राजधानी बनाया, जो गुप्त काल का मगध की राजधानी बनी रही। मगध साम्राज्य पर शासन करने वाले प्रथम राजवंश के विषय में बौद्ध ग्रंथों और पुराणों में अलग अलग विवरण मिलता है। पुराणों के अनुसार मगध पर शासन करने वाला पहला राजवंश वैदिक वंश था। इस वंश का पहला राजा जरासंध था, जिसने ग्रीवज में अपनी राजधानी बनाया। अगला क्वेश्चन है, प्राचीन महाजनपद मगध की प्रथम राजधानी कौन थे? तो इसका ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। नंद वंश के पश्चात मगध पर किस राजवंश ने शासन किया? तो इसका ऑप्शन हो जाएगा चंद्रगुप्त मौर्य वंश। नंद वंश की स्थापना शिशुनाग वंश का अंत करके की गई थी। नंद वंश में कुल 9 राजा हुए थे। पहला उग्रसेन, जिसने पुराणों में महापद्म कहा गया। दूसरा पांडु, तीसरा पांडुगद, तो चौथा भूतपाल, 5वां राष्ट्रपाल, 6वां गोभिषाणक, 7वां दशसिद्धक और 8वां कैवर्त, 9वां धनानंद। नंद वंश में जनता के बलपूर्वक धन वसूलने, छोटी छोटी वस्तुओं पर भारी कर लगाने के कारण जनता शासकों के विरुद्ध हो गई और चारों ओर घृणा और असंतोष का वातावरण पैदा हो गया। इसी का लाभ उठाकर चंद्रगुप्त मौर्य एवं चाणक्य ने धनानंद की हत्या कर दी और नंद वंश का अंत कर दिया। अगला क्वेश्चन है, जिसके ग्रंथ में चंद्रगुप्त मौर्य का विशिष्ट रूप से वर्णन मिलता है वह है विशाखदत्त और इसके लेखक है मुद्रा राक्षस। इसकी कृति है मुद्रा राक्षस। विशाखदत्त द्वारा मुद्रा राक्षस से चंद्रगुप्त मौर्य के विषय में विस्तृत सूचना प्राप्त होती है। इस ग्रंथ में चंद्रगुप्त को नंदराज का पुत्र माना गया है। मुद्रा राक्षस में चंद्रगुप्त को वृषण तथा कुलहीन भी कहा गया है। 8वीं शताब्दी में ढूंढराज ने मुद्रा राक्षस पर टीका लिखा। मुद्रा राक्षस के अतिरिक्त विशाखदत्त ने के नाम से 2 अन्य रचनाएं भी उल्लिखित हैं। पहला है देवी चंद्रगुप्तम, दूसरा अभिसार वंचित या अभिसारिका बंधी तक अप्राप्य है। निम्नलिखित में से मगध का कौन सा राजा सिकंदर महान के समकालीन था? तो इसका ऑप्शन है बी धनानंद। महापद्म नंद के उत्तराधिकारी की संख्या पुराणों तथा बौद्ध ग्रंथों में 8 मिलती है। इस वंश का अंतिम शासक धनानंद था, जो सिकंदर का समकालीन था। उसे यूनानी लेखकों ने अग्रमीज कहा। जेनोफोन उसे बहुत धनाढ्य व्यक्ति बताता है, जिसका भद्रसाल उसका सेनापति था। अगला क्वेश्चन, पाटलिपुत्र में स्थित चंद्रगुप्त का पहला मुक्ता बना था। तो चंद्रगुप्त का महल मुख्यतः लकड़ी का बना हुआ था। अगला क्वेश्चन देखते हैं, बिहार में पटना के समीप बुलंदी बाग एवं कुम्भरहार में की गई खुदाई से मौर्य काल के लकड़ी के विशाल भवनों के अवशेष प्रकाश में आए हैं। इन्हें प्रकाश में लाने का श्रेय स्पूनर महोदय को है। बुलंदी बाग से नगर के परकोटे के अवशेष तथा कुम्भरहार से राजप्रसाद के अवशेष प्राप्त हुए हैं। अष्टप्रधान का गठन किसने किया था? तो इसका ऑप्शन हो जाएगा डी। उपयुक्त में से कोई नहीं है, उपयुक्त में से एक से अधिक। शिवाजी के राज्य के
प्रशासन के लिए केंद्रीय स्तर पर अष्टप्रधान की व्यवस्था की गई थी, जिसके अंतर्गत 8 मंत्रियों को नियुक्त किया गया था। इसमें पेशवा, अमात्य, मंत्री, सचिव, सुमन, सेनापति, पंडित राव, न्यायाधीश शामिल थे। ये शिवाजी के राज्य प्रशासन में आधुनिक काल के सचिवों की भांति कार्य करते थे। इनका कार्य राजा को परामर्श देना मात्र था। इसे किसी भी अर्थ में मंत्रिमंडल नहीं कहा जा सकता और प्रत्येक मंत्री राजा के प्रति उत्तरदायी था। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस राजा ने दक्कन की विजय प्राप्त की थी? इसका ऑप्शन हो जाएगा बी, चंद्रगुप्त। चंद्रगुप्त मौर्य साम्राज्य के संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य ने दक्षिण भारत की विजय प्राप्त की। इस संदर्भ में अशोक के अभिलेखों, जैन और तमिल साक्ष्यों से जानकारी प्राप्त होती है। दक्षिण भाग के अनेक स्थलों में अशोक के अभिलेख प्राप्त हुए हैं, किंतु अशोक ने एकमात्र कलिंग विजय ही की थी। अतः ऐसी स्थिति में दक्षिण में विजय का श्रेय हमें चंद्रगुप्त मौर्य को ही देना पड़ेगा, क्योंकि बिंदुसार की विजय अत्यंत संदिग्ध है। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन 98 नंबर का, अभिलेख जिससे यह प्रमाणित होता है कि चंद्रगुप्त का प्रभाव पश्चिम भारत में था। इसका ऑप्शन है सी, रुद्रदामन का जूनागढ़ अभिलेख। आगे देखते हैं, रुद्रदामन के जूनागढ़ अभिलेख से यह ज्ञात होता है कि चंद्रगुप्त मौर्य के सौराष्ट्र स्थित प्रांतीय शासक पुष्यगुप्त ने वहां सुदर्शन झील बनवाई थी और बाद में अशोक के यूनानी गवर्नर तुषास ने इस जलाशय के साथ बहुत सी नहरें बनवाई। इस प्रांत को आर्नर्थ तथा सौराष्ट्र कहा गया। इसके पश्चिम भारत पर चंद्रगुप्त के आधिपत्य का प्रमाण मिलता है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा क्षेत्र अशोक के साम्राज्य में सम्मिलित नहीं था? जिसका ऑप्शन होगा सी, श्रीलंका। श्रीलंका अशोक के साम्राज्य में सम्मिलित नहीं था। द्वितीय शिलालेख से स्पष्ट होता है कि भारत में अशोक का अधिकतर चोल, पांड्य, सत्यपुत्र, केरलपुत्र और ताम्रपर्णी अर्थात श्रीलंका को छोड़कर सर्वत्र था, क्योंकि इन राज्यों को प्रत्यंत या सीमावर्ती राज्य कहा गया है। अशोक के शासनकाल में बुद्ध सभा किस नगर में आयोजित हुई? अशोक के राज्य में। ऑप्शन नंबर बी, पाटलिपुत्र। सिंघली अनुसूची अर्थात दीपवंश और महावंश के अनुसार अशोक के राज्यकाल में पाटलिपुत्र में मोगली पुत्र तिष्ठ की अध्यक्षता में तृतीय बौद्ध संगीत का आयोजन किया गया। अशोक के शिलालेखों में प्रयुक्त भाषा तो प्राकृत। अशोक का इतिहास समय मुख्यतः उसके अभिलेखों से ही ज्ञात होता है। उसके अभिलेखों का विभाजन 3 वर्गों में किया गया। पहला शिलालेख, दूसरा स्तंभलेख, तीसरा गुहालेख। शिलालेख 14 विभिन्न लेखों का एक समूह है जो 8 भिन्न भिन्न स्थानों से प्राप्त हुआ है। पहला है शहबाजगढ़ी, दूसरा मानसेरा, तीसरा कालसी, चौथा गिरनार, पांचवा धौली, छठा जौगुड़, सातवां एर्रागुड़ी, आठवां सोपारा। अशोक के अधिकांश अभिलेख प्राकृतिक भाषाओं ब्राह्मी लिपि में लिए गए हैं। केवल 2 अभिलेख शहबाजगढ़ी और मानसेरा की लिपि ब्राह्मी न होकर खरोष्ठी है। तक्षशिला से अरामाइक लिपि में लिखा गया एक भग्न अभिलेख तथा सारेकुना नामक स्थान से यूनानी तथा अरामाइक लिपि में लिखा गया द्विभाषिक यूनानी और सीरियाई भाषा अभिलेख तथा लघमान नामक स्थान से अरामाइक लिपि में लिखा गया अशोक का अभिलेख प्राप्त हुआ है। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से प्राचीन भारत की कौन सी लिपि दाहिने से बाईं ओर लिखी जाती है? इसका ऑप्शन हो गया सी, निम्नलिखित में से एक से अधिक। प्राचीन भारत में खरोष्ठी लिपि दाएं से बाएं लिखी जाती है और इसे पढ़ने का श्रेय मेंशन, प्रिंसेप, नॉरिस, लेसन, गनिंघम आदि विद्वानों या मुख्यतः उत्तर पश्चिम भाषाओं की लिपि थी। अशोक के धम्म का मूल संदेश क्या है? तो इसका ऑप्शन हो जाएगा ये, निम्नलिखित में से एक से अधिक। अशोक का धम्म एक नैतिक संहिता थी। अशोक अपने दूसरे और 7वें शिलालेख के माध्यम से संदेश देता है कि अपासिन्वे बहुकयाने दयादाने सचे सोचये माधवे साधवे च अर्थात काम पाप करना, कल्याण करना, दया करना, सत्य बोलना, पवित्रता से रहना, स्वभाव में मधुरता तथा साधुता बनाए रखना। इस प्रकार अशोक के धम्म के मूल संदेश में शांति और अहिंसा, बड़ों का सम्मान तथा धार्मिक सहनशीलता निहित है। अतः सही विकल्प ये हुआ। केवल वह स्तंभ जिसमें अशोक ने स्वयं को मगध का सम्राट कहा था, इसका ऑप्शन है बी, भाब्रू अभिलेख। भाब्रू स्तंभ लेख में अशोक ने स्वयं को मगध का सम्राट बताया और यह अभिलेख
अशोक को बौद्ध धर्मावलंबी प्रमाणित करता है। अगला क्वेश्चन, अपने शिलालेखों में अशोक सामान्यतः किस नाम से जाने जाते हैं? इसका ऑप्शन हो जाएगा प्रियदर्शी। अशोक के अभिलेखों में सर्वत्र उसे देवनाम या देवनामदर्शी अर्थात देव नाम प्रियदर्शी तथा राजाओं आदि की उपाधि से संबोधित किया गया है। पुराणों में उसे अशोक वर्धन भी कहा गया है। अगला क्वेश्चन, अशोक के शिलालेखों को पहली बार इनके द्वारा पढ़ा गया था जेम्स विंसेप। अशोक के अभिलेखों को पहली बार पढ़ने का श्रेय जेम्स विंसेप को है। उन्होंने 1837 ईस्वी में दिल्ली के टोपरा अभिलेख में पढ़ने में सफलता प्राप्त की थी। अगला क्वेश्चन, कौटिल्य के अर्थशास्त्र में किस पहलू पर प्रकाश डाला गया है? इसका ऑप्शन है भी राजनीतिक जीवन। कौटिल्य के अर्थशास्त्र द्वारा चंद्रगुप्त मौर्य के शासन की बहुत सी बातों का ज्ञान प्राप्त किया। वह वस्तुतः एक ऐतिहासिक ग्रंथ नहीं है अपितु राजनीति शास्त्र का एक अद्वितीय ग्रंथ है। इसकी तुलना मैकियावेली के प्रिंस से की जाती है। कौटिल्य की पुस्तक अर्थशास्त्र किस विषय पर आधारित है? तो इसका ऑप्शन है जी राजनीतिक जीवन पे। कौटिल्य द्वारा मौर्य काल में रचित अर्थशास्त्र शासन के सिद्धांत और अभ्यास की पुस्तक है। इसमें राज्य के लिए मंडल सिद्धांत जो विदेश नीति की व्याख्या करता है। इसके अलावा इसमें सप्तांग सिद्धांत, राजा, मात्र, जनपद, दुर्ग, कोष, दंड एवं मित्र की सर्वप्रथम व्याख्या मिलती है। अर्थशास्त्र में तत्कालीन प्रशासन एवं कृषि, शिल्प एवं व्यापार व्यवस्था की भी विस्तृत जानकारी प्राप्त होती है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा मंदिर कांचीपुरम में स्थित है? तो इसका ऑप्शन हो जाएगा डी एकाम्बरेश्वर मंदिर। एकाम्बरेश्वरार मंदिर कांचीपुरम में स्थित है। यह मंदिर देवाधिदेव महादेव को समर्पित है। इस मंदिर का निर्माण पल्लव द्वारा कराया गया था। यह मंदिर हजारों साल पुराना है, जिसकी वर्तमान संरचना का पुनर्निर्माण 600 ईसा पूर्व पल्लवों द्वारा किया गया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन से राज्य में भीमबेटका स्थल गुफा स्थित है? तो इसका ऑप्शन है मध्य प्रदेश। भीमबेटका स्थल मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में स्थित है और भीमबेटका की गुफा में प्रागैतिहासिक काल की चित्रकला के सैकड़ों नमूने मिलते हैं। यहाँ के शैलचित्रों के प्रमुख विषय सामूहिक नेत्र रेखा चिन्ह, रेखांकित मानवांकित शिकार, पशु पक्षी, युद्ध और प्राचीन मानव के जीवन के दैनिक क्रियाकलापों से जुड़े हुए हैं। मेगास्थनीज ने भारतीय समाज को कितने श्रेणियों में विभाजित किया? तो इस ऑप्शन है 7। पहला है दार्शनिक, दूसरा है कृषक, तीसरा पशुपालक, चौथा कारीगर, पांचवा योद्धा, छठा निरीक्षक, सातवां सभासद। अगला क्वेश्चन देखते हैं 112 नंबर, मौर्य समाज का 7 वर्ग में विभाजन का विशेष रूप उल्लेख किसने किया है? मेगास्थनीज की पुस्तक इंडिका में। अगला क्वेश्चन, इतिहास के प्राचीन और मध्ययुगीन काल के राजाओं और उनके द्वारा लिखी गई रचनाओं का सही मिलान कीजिए। कृष्णदेवराय सम्रांगण सूत्रधार, महेंद्र मत्त विलास प्रहसन, भोजदेव मन सोलास, सोमेश्वर अमुक्त माल्यद। इसका ऑप्शन हो जाएगा बी महेंद्र मत्त विलास प्रहसन। अगला क्वेश्चन देखते हैं, पेरिप्लस ऑफ द इरिथियन सी किसने लिखा है? तो इसका ऑप्शन होगा ये पेरिप्लस ऑफ द इरिथियन सी एक ग्रीको रोमन पेरिप्लस है, मैन्युस्क्रिप्ट जिसको डॉक्यूमेंट बोलते हैं। वह रोमन में इसकी बंदरगाहों से नेविगेशन और व्यापार के अवसरों का वर्णन करता है। इसे लगभग 60 ईसा पूर्व में अलेक्जेंड्रिया का नाम नाविक ने लिखा। अगला क्वेश्चन, वह स्रोत जिसमें पाटलिपुत्र के प्रशासन का वर्णन मिलता है? तो मैं इसका मेगास्थनीज के इंडिया का पाटलिपुत्र नगर का प्रशासन मेगास्थनीज इंडिका में प्राप्त होता है। मेगास्थनीज ने पाटलिपुत्र के नगर परिषद की 5 सदस्यों वाली 6 समितियों का उल्लेख किया। वह नगर के पदाधिकारियों को एस्टिनोमोई कहा। पाटलिपुत्र को किस शासक ने सर्वप्रथम अपनी राजधानी बनाई थी? इसका ऑप्शन है चंद्रगुप्त मौर्य। अगला क्वेश्चन, निम्न में से किसने सर्वप्रथम व्यापक पैमाने पर स्वर्ण मुद्रा का प्रचलन किया? तो इसका ऑप्शन सी वेंकट विशेष। आगे देखते हैं, कला की गांधार शैली निम्न समय में फली फूली। इसका ऑप्शन हो जाएगा कुषाण के समय। कुषाण शासक कनिष्क के शासनकाल में कला के क्षेत्र में 2 स्वतंत्र शैलियां विकास हुई, जिसका पहला है गांधार शैली, दूसरा मथुरा शैली। गांधार कला यूनानी कला से प्रभावित थी। निम्नलिखित में से किस शासक ने चतुर्बोध संगीत कश्मीर में कनिष्क। अगला क्वेश्चन देखें, प्रद्योत कहाँ का राजा था? इस ऑप्शन डी अवंती का।
हूण राजा तोरमाण किस औलिकर राजा द्वारा पराजित किया गया? तो इसका ऑप्शन हो जाएगा बी, प्रकाश वर्मन। तंजावुर में बृहदेश्वर मंदिर का निर्माण किस राजा द्वारा कराया गया? राजराज प्रथम के द्वारा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित अभिलेखों में से किस विधवा दहन का उदाहरण उल्लिखित है? इसका ऑप्शन है तोरमाण का वराह अभिलेख। शुंग वंश के बाद किस वंश ने भारत पर राज किया? इसका ऑप्शन है कर्ण वंश। अभी हम थोड़ा फास्ट हम लोग देखेंगे। राजा खारवेल का नाम जुड़ा है, तो इसका ऑप्शन है हाथी गुम्फा अभिलेख से। किस गुप्त शासक ने अपने बड़े भाई की हत्या कर सत्ता प्राप्त की? तो इसका ऑप्शन है श्री चंद्रगुप्त द्वितीय। नगरों का क्रमिक पतन किस काल की एक महत्वपूर्ण विशेषता थी? जिसका ऑप्शन है गुप्त काल। निम्नलिखित में कौन सा बंदरगाह गुप्त काल के उत्तर भारतीय व्यापार के लिए उपयोग किया जाता था? तो इसका ऑप्शन है ई, इनमें से कोई नहीं, एक से अधिक। आगे देखते हैं, गुप्त काल में बंगाल में ताम्रलिप्ति एक प्रमुख बंदरगाह जहां से उत्तर भारत के साथ दक्षिण पूर्व एशिया, चीन, लंका, जावा, सुमात्रा आदि देशों में व्यापार होता था। पश्चिमी भारत का प्रमुख बंदरगाह भुज कच्छ अर्थात भड़ोज था, जहाँ से पश्चिमी देशों के साथ समुद्री व्यापार होता था। इसके अलावा कल्याण तथा कैम्बे से भी उत्तर भारतीय व्यापार होता था। किस शासक ने वंश ने मंदिर में ब्राह्मणों को सबसे अधिक ब्राह्मण दान दिया? था इसका ऑप्शन है गुप्त वंश। गुप्त युग में भूमि राजस्व की दर क्या थी? तो उपज का 1/6 भाग। भागवत संप्रदाय के विकास में किसकी नेतृत्व दिखा? था इसका ऑप्शन है गुप्त वंश का। किसने पहली बार यह व्याख्या की थी कि पृथ्वी अपनी धुरी पर घूमने के कारण प्रतिदिन सूर्योदय और सूर्यास्त होता है? तो इसका ऑप्शन है आर्यभट्ट। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से कौन गुप्त काल में औषधि के क्षेत्र में अपने कार्य के लिए जाने जाते हैं? जिसका ऑप्शन हो जाएगा इनमें से कोई नहीं, शूद्रक भी और सुश्रुत भी, एक से अधिक। सुश्रुत को शल्य क्रिया का जनक कहा जाता है, या काशी के रहने वाले थे। इनका लगभग जन्म 600 ईसा पूर्व माना जाता है। शौनक ऋग्वेद कालीन ऋषि, शूद्रक गुप्त कालीन नाटककार थे, साहित्यकार थे। शर्मिला गुप्त कालीन नाटककार थे, जिसे कालिदास ने भास और कई पुत्र के साथ याद किया है। आगे देखते हैं, वर्धन राजवंश की स्थापना किसने? पुष्यमित्र शुंग ने, सॉरी पुष्यभूति ने वर्धन वंश की स्थापना की। चीनी यात्री हुएनसांग ने किस विश्वविद्यालय में अध्ययन किया था? इसका डी, नालंदा विश्वविद्यालय। चीनी यात्री हुएनसांग हर्षवर्धन के शासनकाल में भारत आया। हुएनसांग नालंदा विश्वविद्यालय गया और इस समय यहाँ के कुलपति आचार्य शीलभद्र थे। लगभग 1.5 वर्ष तक नालंदा में निवास कर उसने योग शास्त्र का अध्ययन किया। इसके बाद वह बंगाल, उड़ीसा, धान्य, कटक अथवा कांची पहुंचा। अपनी यात्रा के दूसरे दौर में हुएनसांग पुनः नालंदा आया और व्याख्या किया। अगला क्वेश्चन, हुएनसांग की भारत में यात्रा के समय सूती कपड़ा के उत्पादन के लिए सबसे प्रसिद्ध नगर था? तो ऑप्शन बी, मथुरा। मथुरा में कौन सी शैली है? तो आपको कमेंट बॉक्स में बताना। कवि बाण निवासी थे? ऑप्शन है पाटलिपुत्र के। बाणभट्ट हर्षवर्धन के दरबारी थे, पाटलिपुत्र क्षेत्र के निवासी थे। हर्षचरित, कादम्बरी, चंडी शतक इनकी प्रमुख रचनाएं हैं। चीनी यात्री इत सिंह ने बिहार का भ्रमण किया था? तो ऑप्शन नंबर डी, 671 या 72 ईसा पूर्व में। अगला क्वेश्चन, प्रसिद्ध चीनी यात्री फायान ने किसके शासनकाल में भारत की यात्रा की? तो ऑप्शन है चंद्रगुप्त द्वितीय, जिसको विक्रमादित्य के नाम से जाना जाता है। नालंदा विश्वविद्यालय के संस्थापक कुमार गुप्त थे। आगे देखते हैं, नालंदा विश्वविद्यालय के विनाश के कारण थे? तो ऑप्शन नंबर ए, मुसलमान। नालंदा विश्वविद्यालय बख्तियार खिलजी के अधीन तुर्क मुस्लिम आक्रमणकारियों द्वारा नष्ट किया गया था। यह भारत में बौद्ध मत के पतन के लिए अंतिम प्रहार के रूप में देखा जाता है। विक्रमशिला विश्वविद्यालय किसके द्वारा स्थापित किया गया? तो इसका ऑप्शन बी, धर्मपाल। ताम्रपत्र लेख दर्शाते हैं कि प्राचीन काल में बिहार के राजाओं का संपर्क था। ऑप्शन नंबर डी, जावा, सुमात्रा। सुवर्णभूमि का वह राजा कौन था जिसने नालंदा में एक बौद्ध विहार की स्थापना की तथा उसे रख रखाव हेतु अपने दूत द्वारा देवपाल के 5 गांव दान देने के लिए प्रार्थना की? तो ऑप्शन नंबर सी, बालपुत्र थे। अगला क्वेश्चन, खजुराहो मंदिर स्थापत्य के निर्माण में सहयोगी थे? ऑप्शन नंबर ए, चंदेल। विक्रमशिला शिक्षा केंद्र के संस्थापक का नाम? ऑप्शन बी, धर्मपाल। अगला क्वेश्चन, इनके राजाओं वंशों में किसका उल्लेख संगम साहित्य में नहीं हुआ है? ऑप्शन नंबर ए, कदम में। संगम युग में उरैयूर किसके लिए विख्यात? ऑप्शन बी, कपास के व्यापार का महत्वपूर्ण केंद्र।
मुद्राक्षक के लेखक विशाख दत्त। पृथ्वीराज दासों के लेखक चंद्रवरदाई। स्वप्नवास दत्ता के लेखक भास। महाकवि भास के नाम से 13 नाटक उल्लिखित हैं, जिन्हें 1909 में श्री टी गणपत सूत ने टाउन को राज्य से प्राप्त किया। इन नाटकों के नाम हैं प्रतिज्ञा, यौन, गंधरायण, स्वप्नवास दत्ता, उभभंग, दूतवाक्य, पंचरात्र, बालचरित्र, दूत, घटोत्कच, खंडभार, मध्यम व्यायोग, प्रतिमा नाटक, अभिषेक नाटक, अभिराव, अभिमारक और चारुदत्त। कुमार संभव महाकाव्य किस कवि ने लिखा है? तो कालिदास। किरातार्जुनीय पुस्तक के लेखक ऑप्शन बी भारवी। उस स्रोत का नाम बताइए जो प्राचीन भारत के व्यापारिक मार्गों पर मौन है। ऑप्शन बी मिलिंद बनहु। हर्षेद किसकी रचना है? तो बाणभट्ट। चोलों के संस्थापक विजयालय। चोल काल किसके लिए प्रसिद्ध है? तो ऑप्शन नंबर ए ग्राम पंचायत के लिए। चोल शासक की सबसे उल्लेखनीय विशेषता स्वायत्त और शासी प्रणाली ग्रामीण संस्थाओं के संचालन में परिलक्षित होती है। ग्राम पंचायत चोल काल में प्रसिद्ध था। उत्तर में से प्राप्त अभिलेख के संगम ग्राम सभा के कार्य आदि का विस्तृत वर्णन प्राप्त है। कौन मध्यकालीन भारतीय साम्राज्य व्यापक स्तर पर स्थानीय स्वशासन के लिए प्रसिद्ध है? चोलवंश। अगला क्वेश्चन देखते हैं। दक्षिण भारत के मंदिर के आकर्षक द्वार क्या कहलाते हैं? तो गोपुरम। अगला, नालंदा विश्वविद्यालय ज्ञान का महान केंद्र था बौद्ध धर्म का। अजातशत्रु के वंश का क्या नाम था? हर्यकुंश। वे शिक्षक जिनके बुद्ध ने महाभिनिष्क्रमण के बाद सबसे पहले ज्ञान प्राप्ति का प्रयास किया था। ऑप्शन नंबर सी आलाल का नाम और रुद्रग्रामपुत्र। अगला क्वेश्चन, सल्तनत काल में सार्वजनिक वित्तीय प्रणाली किसने आरंभ की थी? तो इसका ऑप्शन ए हो जाएगा अलाउद्दीन खिलजी। तो दोस्तों यहाँ तक प्राचीन भारत था, इसके आगे कल देखेंगे। इसके लिए थैंक यू, और वैसा हो कमेंट बॉक्स में दीजिएगा जवाब। धन्यवाद।